अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करने लगे हम लोग अपना फिफ्थ लेक्चर जो कि है आरएसए एल्गोरिथम या फिर आरएसए प्राइवेसी सिस्टम। तो आरएसए स्टैंड्स फॉर राइवेस्ट शमीर एडलिमन एल्गोरिथम। इट इज़ अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम विच यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ये एक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। असिमेट्रिक का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या होता है। ये सिमेट्रिक हमें मैंने बताया था कि दो कीज़ होती हैं। एक इनके असिमेट्रिक के अंदर दो कीज़ यूज़ होती हैं, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। जबकि जो सिमेट्रिक मेथड होता है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक की यूज़ होती है इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। जबकि जो असिमेट्रिक होता है ना उसके अंदर डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं। मतलब कि एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है वो यूज़ होती है इंक्रिप्शन के लिए और जो प्राइवेट की होती है वो यूज़ होती है डिक्रिप्शन के लिए। अब आगे ये आरएसए जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर्स रोन राइवेस्ट, आदि शमीर एंड लियोनार्ड एडलिमन। इसका नाम किस तरह हुआ कि इसके इन्वेंटर्स का नाम था रोन राइवेस्ट, आदि शमीर एंड लियोनार्ड एडलिमन। उन्होंने अपना लास्ट नेम यूज़ करके इसका नेम बना दिया, मतलब कि RSA। इट इज़ असिमेट्रिक विच मीन्स इट यूजेस टू कीज, पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है। अब उसके बाद है हाउ आरएसए वर्क्स, मतलब ये किस तरह वर्क करता है, इसका क्या मेथड है इसका वर्क करने का। तो सबसे पहले जो है इसका जो है उसके अंदर हम करते हैं की जनरेशन। की जनरेट करेंगे तो उसके बाद ही हम लोग इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं मैसेज को। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, की को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें कोई से भी दो लार्ज प्राइम नंबर्स चूज़ करते हैं। मतलब कोई से भी दो नंबर्स चूज़ करने हैं जो कि प्राइम हो। ये याद हमने रखना है कि उनका प्राइम होना लाजमी है आरएसए में। ठीक है। सजेस्ट पी और क्यू हमने दो नंबर चूज़ कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, सबसे पहले हमने एन फाइंड करना है। एन जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा पी और क्यू का। ठीक है। दो प्राइम नंबर्स लिए, उनका फिर प्रोडक्ट लिया। उसके बाद क्या करना है, हमने फाई एन फाइंड करना है। फाई एन जो था वो आपने अगर नंबर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा फाई एन जो होता है वो आइलर-टोशन फंक्शन होता है। ठीक है। ये मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका ये फाई एन का मतलब ये है कि 1 से लेके एन तक जितने भी नंबर्स हैं ना, इनमें से उन नंबर्स को गिनना है जो एन के साथ को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एन का और उस नंबर का जीसीडी जो है ना, एन का और उस नंबर का जीसीडी 1 होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि दो नंबर्स आपस में को प्राइम हो गए हैं। ठीक है। अगर ये फाई एन हमने कोई ऐसा नंबर लेना होता है कि 1 से लेके उस एन तक, मतलब सारे एन से छोटे ही होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो एन के साथ को प्राइम होंगे, वो इसके आंसर यानी कि उनकी फिर काउंटिंग करेंगे और जितने वो नंबर्स होंगे उतना इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये मैंने नीचे किया हुआ है कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एन हम लेते हैं 10। ठीक है। एन अगर हम 10 लेते हैं तो क्या करते हैं, अब हमने एन 10 है तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी 10 के साथ को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि जितने भी 10 के साथ जीसीडी जिनका 1 आता है, तो 3 का, 7 का, 9 का, इन तीनों का जीसीडी क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है इसका जो जीसीडी है ना वो क्या आ गया है, ओ सॉरी 1 है, 3 है, 7 है और 9 है। इनका जीसीडी जो है ना वो 10 के साथ 1 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका फाई एन जो है ना वो आ गया है 4। क्यों, क्योंकि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4। इतने नंबर्स, इसका फाई एन बताने का मकसद ये होता है कि वो कितने नंबर्स हैं जो कि एन के साथ को प्राइम है। ठीक है। उनकी काउंटिंग है। और अगर हमारे पास वो लार्ज नंबर्स हो तो इसलिए ना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए क्लैरिफाई करना कि अगर कोई लार्ज नंबर हो तो हम उसको टोटल काउंट करें, मतलब इसके साथ 1 भी को प्राइम है, 2 भी को प्राइम है, 5 भी, 7 भी, 8 भी। जैसे अगर कोई नंबर आ जाए हमारे पास 68, तो उसके साथ तो कितने ही 68 तक कितने ही को प्राइम निकल आएंगे। तो उस सिस्टम से बचने के लिए ये आइलर ने ना ये फॉर्मूला बताया था कि P-1 इंटू Q-1, मतलब कि अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो आरएसए में ये सिस्टम है कि अगर दो नंबर्स हैं और उनका हमने फाई एन मतलब कि आइलर टोशन फंक्शन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी में से एक नंबर निकाल दो और क्यू में से एक नंबर निकाल दो और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो आंसर होगा हमारा फाई एन का। मतलब कि वो आंसर होगा, मतलब उतने नंबर जो है ना वो एन के साथ को प्राइम होंगे, जो एन से छोटे भी होंगे और एन के साथ को प्राइम भी होंगे। ये हो गया आइलर टोशन फंक्शन। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो काम हमने करना है वो क्या करना है, जीसीडी हमने फाइंड करना है ई का फाई एन के साथ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ई क्या है। ई जो है ना वो अगर हम लोग देखें तो समझने की कोशिश करें तो ई जो है वो एक पब्लिक की का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब पब्लिक की के अंदर आगे मैं आपको पब्लिक की और प्राइवेट की का फॉर्मूला बताऊंगी ना तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ई जो है वो पब्लिक की का छोटा सा पार्ट है और डी जो है वो प्राइवेट की का छोटा सा पार्ट है। ठीक है। तो ई जो है ना वो हमने कोई ऐसा नंबर, यहाँ यही लिखने का मकसद ये है कि हमने इस चीज़ के बाद क्या करना है कि हमने एक ई चूज़ करना है जो कि ऐसा नंबर होगा जो ये इसका जो आंसर आएगा ना उसके साथ को प्राइम होगा। इसका यही मतलब होता है ना, अगर जीसीडी ई का और फाई एन का 1 आ जाए तो इसका यही मतलब हो ना तो कि ई और फाई एन आपस में को प्राइम है। तो हमने इनके ई कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि फाई एन के साथ को प्राइम होगा। और ये हमने ना इनके अंदर कोशिश ये करनी है कि ई हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लें, मतलब कि जितने नंबर्स इसमें को प्राइम है ना उनमें सबसे छोटा नंबर हम लोग कोशिश करें कि ई लें, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर लें। अच्छा, अब ये 3 काम हो गए। अब उसके बाद चौथा काम हमने क्या करना है, हमने एक डी मतलब कि फाइंड करना है। डी मैंने आपको अभी बताया कि ये एक प्राइवेट की का छोटा सा पार्ट है। क्योंकि ये प्राइवेट की का छोटा सा पार्ट है तो इसको फाइंड करना ई से थोड़ा सा मुश्किल है। किस तरह कि ई डॉट
डी डॉट ई, मतलब ई का हमने डी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, ई जो हम ऊपर चूज़ करेंगे उसका डी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, मेरे कहने का ये मतलब है। और वो जो होगा कॉन्ग्रुएंस होगा मोड फाई एन के साथ, मतलब कि मोड लेंगे उसका फाई एन के साथ और वो 1 आंसर देगा रिमाइंडर में, तो हमारा जो डी है ना वो करेक्ट होगा। समझ लगी? या मतलब कि हम लोग डी और ई को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर होगा ना उसको फाई एन पे डिवाइड करवाएंगे और रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो हमारा मतलब है तो हमारा डी जो है वो हमने करेक्ट चूज़ किया और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जी इसका थर्ड स्टेप जो है, मतलब कि सबसे पहले था की, सेकंड स्टेप जो है वो इंक्रिप्शन है। सबसे पहले हमने की जनरेशन किया, उसके बाद हम लोग इंक्रिप्शन करेंगे। अब इसकी इंक्रिप्शन करने के लिए मैंने आपको बताया इसके अंदर जैसा कि 2 कीज़ यूज़ होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। ठीक है, जो पब्लिक की यूज़ होती है वो होती है इंक्रिप्शन के लिए यूज़। तो अब इंक्रिप्शन में हम लोग पब्लिक की का यूज़ करने लगे हैं। देखें किस तरह, इफ़ समवन वांट्स टू सेंड मैसेज एम देन, तो इसका फॉर्मूला होगा सी मतलब साइफर टेक्स्ट इक्वल टू एम मतलब मैसेज, ई जो है वो क्या है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ई होता है पब्लिक की का पार्ट। तो ई मतलब कि हम यहाँ पब्लिक की का यूज़ कर रहे हैं, तो पब्लिक की के पार्ट को हम यूज़ करके मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है मोड एन। एन जो हम वो चूज़ करेंगे, मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 10 की, तो एन जो था हमारा 10 बन गया था ना 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके, तो एन अगर 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इस तरह करके, मतलब कि हम लोग इसकी इंक्रिप्शन करेंगे। और ये हम किसकी मदद से कर रहे हैं, पब्लिक की मदद से। अब डिक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट की का यूज़ करके करेंगे। तो डिक्रिप्शन के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम मतलब मैसेज, सी मतलब साइफर टेक्स्ट की पावर क्या है डी मोड एन। ठीक हो गया, डी यहाँ पे प्राइवेट की का एक पार्ट है, प्राइवेट की नहीं है, प्राइवेट की का एक पार्ट है। ठीक है, जब ये हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर लेंगे, या इससे पहले भी हम लोग ये कर सकते हैं कि मतलब कि पब्लिक की और प्राइवेट की को फाइंड कर लें। पहले पब्लिक की जो है वो मैंने बताया था कि इसका पार्ट होती है, ई जो है वो पब्लिक की का पार्ट है, तो ई और एन इसका फार्मूला है, और प्राइवेट की जो डी निकलेगा और एन जो है उसका फार्मूला है। ये इनके इसको एक ब्रैकेट में लिख देना, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझें तो ये कुछ इस तरह होगा कि अगर हम लेट कर लिया हमने कि पी जो है वो 5 है, क्यू 11 है और एम 7 है, इसको आर एस एल की मदद से हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने की जनरेशन करनी थी। की जनरेशन में सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो हमने एन बनाना था। एन हमारा क्या था, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना। पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 55। उसके बाद हमने एन फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप था फाइव एन फाइंड करना। तो फाइव एन का यानी कि अगर हम लोग सिंपल मेथड अगर हम लोग देखें, मतलब अपने नॉलेज थोड़ी यूज़ करके थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करें, तो 55 तक कितने ही वन से लेकर को प्राइम्स आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने हिसाब लगा के बाद में फार्मूले की मदद से किया तो ये टोटल 40 बनते हैं। तो मतलब कैसे 40 नंबर्स होंगे जो इसके साथ को प्राइम होंगे, तो ये हमें ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उस तरह करने में, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो 5n इक्वल टू पी माइनस एन इंटू क्यू माइनस एन। तो 5 में से 1 गया 4 और क्यू में से 1 गया आ गया 10, 4 10 40, तो 5n मतलब क्या आ गया 40। तो अब इसके बाद हम तीसरा स्टेप हमारा क्या था, हमने तीसरी क्या चीज़ फाइंड करनी थी, ई। ठीक है, ई क्या था, एक नंबर था जो कि को प्राइम होना चाहिए 5n के साथ। ठीक है, ऐसा ही नंबर था ना, मतलब इसका और ई का जीसीडी 1 होना चाहिए, यही हमारी शर्त थी ना। ये देखो ई ऐसा नंबर, ये ई है, ई एक ऐसा नंबर हमने लेना था जो कि को प्राइम होता 5n के साथ। ठीक है, तो अब हमने ई को चूज़ करना है। ठीक है, अब 40 के साथ इस तरह अगर हम लोग देखें को प्राइम्स 40 के मैंने निकाले हैं तो क्या आता है 1 3 7 9 1 3 7 9 अप टू 1, देखिए काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ये भी 40 के साथ। को प्राइम काफ़ी नंबर से, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम चूज़ क्या करेंगे 3 3 क्यों चूज़ करेंगे, 1 मैंने आपको बताया है कि 1 करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं हमें होगा, इसलिए हम लोग करेंगे 3 चूज़। ठीक है, तो 3 चूज़ करेंगे तो 3 क्योंकि स्मॉलर भी है तो इस वजह से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ईजी करने के लिए हम लोग 3 और 40 का, जैसे कि हमें पता है कि जीसीडी जब भी लेंगे या इसका लेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हमने डी किस तरह फाइंड करना है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। अब डी इस तरह फाइंड करना है कि डी, जब हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया कि डी और ई का हमने प्रोडक्ट लेना है और इसका कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 5n। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। अब ई हमने फाइंड कर लिया 3, बाकी 5n हमारे पास 40 है, तो इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये बन गया 3d, ये कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 40। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें एक ऐसे ही फंक्शन लिखा हो, ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है, देखें अगर एक ऐसे ही फंक्शन लिखा हो a कॉन्ग्रुएंस b मोड n, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b प्लस एन के। b प्लस एन के मतलब किस तरह, ये देखो अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, ये मैंने इस तरह किया हुआ है। अगर 5 को हम 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, ये फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, 5 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और 1 मोड इसका इनके रिमाइंडर इसका आ गया 1, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंस है 1 के। ठीक है, मोड 2 पे डिवाइड किया और 1 आंसर आया। ठीक है, और इसको अगर हम दूसरी इनके इस तरह सिंपल इनके मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि 5 इक्वल है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो और 1 में ऐड कर दो, यही लिखेंगे ना। मतलब 1 प्लस जो रिमाइंडर है उसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाला 2 ये वाला होगा और ये वाला 2 ये वाला होगा के। ठीक है, तो इसको सजेस्ट मैं कहती हूँ के है ये। ठीक है, तो ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन गया, 4 प्लस 1 आ गया 5, तो हमारा 5 बन जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह ये होगा कि एन जो है वो ये होगा जिसके ऊपर डिवाइड करें, जबकि के जो है ना वो ऊपर कोशेंट वाला होगा, ये के है। ठीक है, ये एन है और बी ये है और ए ये है। ठीक है, इस तरह करके अब इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, अब ये देखो 3d एज इट इज़ रहा,
ठीक है। हम ये देखो हमने ए को यहाँ पे चेंज नहीं किया, ए एज इट इज़ रहा, इक्वल लगा दिया। उसके बाद रिमाइंडर में ऐड कर दिया हमने ये 40 के साथ कोई ऐसा नंबर जो कि ऊपर क्वोशंट आएगा, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया कि वो एक ऐसा नंबर जो है वो है क्या है, के है, ठीक है। अब हम के की जगह वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अगर हम के की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है, के की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट किया 41/3 इस तरह करके ये आ गया, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। जबकि डी कोई भी ऐसी प्राइवेट की कोई भी ऐसी नहीं हो सकती जो डिवाइड में हो या जिस तरह ये डिवाइड में हो या फिर पॉइंट में, तो इसलिए हमारा हो गया गलत। अगर हम के ले लें 2 तो के 2 लिया तो इसको हमने सोल्व किया 1 + 80 81/3 आ गया 27। मतलब कि अगर डी 27 हो जाए तो हमारा ये वाला सिस्टम सही हो जाता है, ठीक है। के की जगह पे अगर हम 2 ले लें और डी जो है वो 27 हो जाए तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 81 बन जाएगा और यहाँ भी 81 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इस तरह हमने डी फाइंड कर लेना है। तो ये डी फाइंड हो गया। अब उसके बाद हमने जैसे कि हमारा था पब्लिक की और प्राइवेट की हमने फाइंड करनी है। तो पब्लिक की का फॉर्मूला था ई एन और इसका डी एन। ई हमारे पास हमने 3 चूज़ किया तो 3 आ गया, एन हमारे पास 55 आ गया, डी हमारे पास 27 आ गया, एन 55 ऐसे आ गया। अब इंक्रिप्शन इसकी करेंगे। इंक्रिप्शन करने के लिए फॉर्मूला था सी इक्वल्स टू एम की पावर ई मोड एन, ठीक है। इंक्रिप्शन जब किया 7 की पावर 3 लिया, मोड 55 आ गया, तो 343 इसका सिंपली हमने मोड लिया तो साइफर टेक्स्ट हमारा आ गया 13, ठीक है। मतलब हमारा कोड क्या था 13 था। अब इसी तरह इसकी जो है ना सिंपली हमने करनी है डिक्रिप्शन, ठीक है। अब इसकी डिक्रिप्शन करने के लिए m इक्वल्स टू सी की पावर डी मोड n, तो डिक्रिप्शन करके अब ये d हमारे पास अब पावर है 27। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे निकालें तो वो पावर जो है ना वो अप टू सोन इनके ई के प्लस पता नहीं क्या क्या अप टू सोन 10 की पावर पता नहीं कितनी आ जाती है। तो ये ना मालूम हमारा पता नहीं चलता हम इसका तो मैसेज हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने मैसेज जो है वो सिर्फ इनके इन्होंने मैसेज भी हमें दिया हुआ है कि मैसेज जो है वो हमारा 7 निकलना चाहिए। मैसेज क्या है हमारा 7 है, तो इस तरह से इन्होंने दे दिया कि मैसेज हमारा भी क्या निकलना चाहिए। अगर हम डिक्रिप्ट करें मैसेज को चेक करने के लिए तो हमारा मैसेज भी हमारा 7 आना चाहिए। तो 7 किस तरह आएगा जबकि हमारा ये जो है ये वाला इतना पॉइंट में पता नहीं क्या अप टू सोन कितना से बड़ा आ रहा है, तो हम ये किस तरह करेंगे। तो इसको करने का एक और मेथड है, ठीक है। इसको ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता कैलकुलेटर से, तो इसको करने का ये मेथड थोड़ा मैंने नीचे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। हम क्या करेंगे ये इसकी जो 27 पावर है ना इसको हम मतलब कि छोटे पीसेस में पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये है 27 तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 3 27, इनको अगर जमा करें तो 27 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 13 की पावर 8 13 की पावर 8 13 की पावर 8 और 13 की पावर 3। मतलब कोई ऐसा नंबर 13 की पावर 9 ले रहे थे ना तो वो जो था वो मतलब कि काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा था, इस वजह से मैंने 13 की पावर 8 लिया और उसको फिर लिखे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे करेक्ट जो है वो 13 की पावर 8 की आ रही थी, तो इसलिए मैंने 13 की पावर 8 को ही इस्तेमाल किया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 13 की पावर 6 13 की पावर 5, मतलब कि उनकी पावर्स को प्लस करके ना आंसर जो है हमारा क्या आना चाहिए 27, जो कि हमारी पावर है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह इसको ब्रेक करते हैं। अब 13 की पावर 8 जो है वो निकाली मोड 55, तो 13 की पावर 8 जो है वो ये आ गई, मोड 55 लिया तो आंसर हमारा आ गया 36। सिमिलरली 13 की पावर ये इस तीनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है। 13 की पावर 3 लेंगे मोड 55, मोड इसका लेंगे 55 के साथ, ठीक है, अलग से, तो आंसर आ गया ये, तो मोड 55 के साथ लिया तो आंसर आ गया 52। लेकिन इसके अंदर ना ब्रेक आप भला जिस मर्जी तरह करो, जिस मर्जी तरह ब्रेक करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना वो ये है कि आप इसकी अरेंजिंग किस तरह करते हो, मतलब कि इसको अरेंज किस तरह से करते हो। अरेंज इसको कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी रकम, फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, इस तरह करके, ठीक है। मैंने इसको पहले इनके ये देखो छोटी वैल्यूज़ में भी ब्रेक किया 2 4 8 8 5, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर इसको इसका मोड अलग अलग तरह से निकाला है, ठीक है। फिर इसको जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बारी है ना, मतलब कि इसके मोड के आंसर्स आए हैं, फिर हमने उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इस मेथड में आपस में। तो अगर हम करेंगे ना मतलब कि इसको अगर लिखेंगे 4 16 36 36 43, तो ये आंसर हमारा जो है ना वो करेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने इसको आगे थोड़ा सा सोल्व भी करना है। तो वो जो आगे सोल्यूशन है ना वो तब तक करेक्ट नहीं होगा जब तक हम इसकी तरतीब सीधी नहीं करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इस तरह करके हमने लिखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ में लिखा है यहाँ तरतीब बड़ी से छोटी की तरफ लेनी लाजमी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमने जब इसका लेना है तो हमने तरतीब क्यों मायने रखती है मैं आपको समझाती हूँ। देखो 43 को यहाँ पे अगले नंबर से 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोड हमने 55 से ही लेना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसका मोड यानी कि 55 से लेके आंसर आ गया 8, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म होगी। उसके बाद अब जो आंसर आएगा ना अब उसका अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ लग रही है क्यों तरतीब ज़रूरी है। अगर हम इसको उल्टा सीधा करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करती 4 16 इस तरह करके 4 को 16 के साथ करती, ठीक है, उसका आंसर आता उसको 36 के साथ करती, इस तरह आंसर हमारा बहुत बड़ा आ जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ सकता था, इसलिए इसमें तरतीब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और लास्ट पे सबसे छोटा नंबर। तो ये इस तरह होगा कि अब जो आंसर है उसको ये अगले नंबर के साथ 36 के साथ 36 जो कि अगला नंबर है अगले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया मोड 55, वो आंसर है 13। अब इस वाले को ये 16 के साथ, ठीक है, 13 को 16 के साथ किया तो आंसर जो है वो ये आ गया 43, ठीक है। अब 43 को 4 के साथ करेंगे तो आंसर ये देखो हमारा आ गया 7, आंसर हमारा क्या आ गया 7। अब ये मैंने इसकी दूसरी ये वाली एग्जाम्पल इससे चूज़ किया कि अगर हम बड़े नंबर ले लें तो क्या हमारा हो सकता है, तो ये इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ यही है यहाँ पे तरतीब का, यहाँ पे तरतीब क्या है बड़े से छोटे की तरफ लेनी है। मतलब जो हमारे आंसर्स आए हैं ना, अब ये आंसर ये देखो जो 36 आंसर है वो हमारा कितनी बार आएगा 1 2 3,
3 बार हमारा 36 आएगा और 13 के बाद 3 है तो एक बार जो है वो क्या आएगा 52 आएगा। तो 52 पहले लिख दिया, उसके बाद 3 बार हमने 36 लिख लिया तरतीब के हिसाब से। अब जब हम इसको करेंगे ना तो किस तरह करेंगे, पहले 52 को 36 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका मोड लिया 55 के साथ तो आंसर आ गया 2। अब 2 को इस वाले 36 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है वो आया 17। मोड ले लिया 55 के साथ तो आंसर है 17। अब 17 को इस वाले 36 के साथ मल्टीप्लाई किया और मोड 55 लिया तो आंसर हमारा देखो एग्जैक्ट जो है वो 7 अगेन आ गया। ठीक है, हमारा मैसेज रिपीट हो गया, हमारे पास 7 मैसेज आ गया। तो इसका मतलब है ये उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 7 की पावर में कोई ना कोई इनके पावर बड़ी आ जाती है, या फिर यहाँ पे सी, वैसे तो हम ई जो है वो चूज छोटा ही करते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू के चांसेस है कि वो बड़ी आ जाए। जिस तरह यहाँ पे 27 आ गई है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके उसका अलग अलग जो है मोड लेंगे, जो हमारे हमने जिसके साथ मोड लेना है एन के साथ, मतलब कि एन के साथ उसका मोड लेंगे। उसके बाद जो उनके आंसर्स होंगे उनको बड़े से छोटे की तरतीब में लिखेंगे, उसके बाद उनको एक एक के साथ मल्टीप्लाई करके अगेन मोड लेंगे, तो हमारा लास्ट वाला जो आंसर आएगा वो हमारा मैसेज होगा। ठीक है, और अगर तो ये सिंपल कैलकुलेटर पे अगर बड़ी रकम नहीं आती तो इसी तरह सिंपल आकर भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, बस आज यही हम लोगों ने पढ़ना था, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।